आज स्थिति ये है भाइयों कि 8 लोगों के पास 400 करोड़ लोगों से ज्यादा संपत्ति है। सोचिए कि असमानता का दर कैसे बढ़ रहा है। मतलब आधे दुनिया से ज्यादा 8 लोगों के पास संपत्ति है। जो बिल गेट्स, जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, अगर वो रोज 10 करोड़ रुपए खर्च करे, रोज 10 करोड़ रुपए खर्च करे, तो उसको 270 साल लगेंगे पैसे अपने खर्च करने में। हिंदुस्तान की स्थिति क्या है? हिंदुस्तान की स्थिति कोई बहुत इससे अच्छी नहीं। यहाँ 1% देश के लोग 60% संपत्ति के मालिक हैं और 10% देश के लोग 90% संपत्ति के मालिक हैं। इसका मतलब 90% देश 10% संपत्ति का मालिक है। कितनी शर्म की बात है ये। 91 में हिंदुस्तान में एक भी आदमी नहीं था जिसके पास 5,000 करोड़ रुपए थे। आज ऐसे 95 लोग हैं जिनके पास 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। मुंबई में इसमें से 27 लोग रहते हैं। देश का सबसे अमीर आदमी भी मुंबई में रहता है। एक बहुत छोटे घर में रहता है जो उन्होंने केवल 4,000 करोड़ रुपए में बनाया है, जिसके पास 27 माले हैं 4 लोगों के लिए। और सच्चाई की बात है, मैं किसी व्यक्ति की आलोचना नहीं कर रहा, बट ये वो मुंबई है जिसमें 2 लाख लोग सड़कों पे रात में सोते हैं और पूरे विश्व का सबसे बड़ी अगर झुग्गी झोपड़ी है तो वो धारावी है जो मुंबई में। ये असमानता देखिए। आज अगर हम लोग देखें, बड़े जीडीपी का जिक्र होता है। अगर हम देश के 3 सबसे बड़े अमीर लोग देखें और उनके धन को एक कर दें, तो आज हमारे देश के 20 प्रदेशों से ज्यादा जीडीपी है केवल 3 लोगों के पास। इसकी तुलना आप करिए ग्रामीण व्यवस्था से, जहां पे एक परिवार के पास औसत में 5,700 रुपए मिलते हैं। ये 5 लोगों का एक परिवार है। इसका मतलब 1,200 रुपए एक व्यक्ति को भी नहीं मिल पाते एक महीने में। और फिर आप तुलना करिए दूसरे तरफ। हम लोग असमानता की चिंता क्यों करें? क्यों करें हम लोग असमानता की चिंता? एक आम इंसान क्यों करे? केवल नैतिकता और न्याय का परिप्रेक्ष्य में नहीं, वास्तविकता के परिप्रेक्ष्य में। मैं एक अर्थशास्त्री हूं। अर्थशास्त्र आपको एक चीज सिखाता है कि जिस देश में आर्थिक असमानता ज्यादा हो, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ज्यादा हो, उस देश में कभी भी आर्थिक वृद्धि हो ही नहीं सकती। आज हम लोग क्या देख रहे हैं? आप राजनीति में देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का चुनाव देखिए, इंग्लैंड में ब्रेक्सिट का देखिए, जिन्होंने यूरोपियन यूनियन छोड़ा। ये किस चीज के परिचय हैं? ये डर का परिचय है। जब आदमी हताश होता है तो ऐसे नेता पैदा होते हैं। आज आपने अमेरिका के पूरे इलेक्शन पे अगर गौर किया हो तो डोनाल्ड ट्रंप की पूरी चिंता किस बात पे थी कि लोगों जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, जो पीड़ित हैं, जो शोषित हैं, उन्होंने उनको ये समझाया कि आप असमानता के वजह से, अमीरों के वजह से, व्यवस्था के वजह से पीड़ित नहीं हो।
आप अप्रवासियों के वजह से पीड़ित हो, इमिग्रेंट्स के वजह से, आप अक़लियत के वजह से पीड़ित हो, आप ऐसे चीज़ों के वजह से पीड़ित हो जो साफ बकवास बात थी, लेकिन उन्होंने लोगों को डराया और डराया और विजय प्राप्त कर दी। असमानता जो निराशा लोगों में पैदा करती है, खास करके श्रमिक वर्ग में, खास करके छोटे किसान में, खास करके गरीबों में, कुछ राजनीतिक के पूरे दुनिया में इसका लाभ उठा के और दुनिया को अंधकार में ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम लोग बात करते हैं जीडीपी की। हम दुनिया में ये बोलते हैं कि हम 7% हमारा जीडीपी है, हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन जीडीपी को अगर आप देखिए, आर्थिक दर को, आर्थिक विकास के दर को, तो वो किसी भी ऐसी बुनियादी समस्या का हल देखने में सफल नहीं है। हमारे देश में 5000 ऐसे बच्चे रोज मरते हैं क्योंकि उनको स्वास्थ्य नहीं मिलता। हमारे देश में 28 करोड़ ऐसे बड़े बुजुर्ग हैं जो अनपढ़ हैं, जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हैं। हमारे देश में जो बिना वेतन के काम महिलाएं करती हैं अपने घरों में, खेतों में, उसकी कोई भी चिंता जीडीपी में नहीं। अगर हम लोग मानव विकास सूचकांक देखें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो हम क्या देखेंगे कि हम 188 देशों में से 140 नंबर पे हैं। कहाँ ले गया ये जीडीपी हम लोगों को? और सबसे बड़ी चीज़ जीडीपी में जो कोई बात नहीं करता, किसान की वास्तविक आमदनी, रियल वेजेस जिसको कहते हैं। 80 के दशक में ये वास्तविक आमदनी 5% दर से बढ़ रही थी। 90 के दशक में किसान के जो रियल वेजेस थे, वास्तविक आमदनी, ये 2% से बढ़ रही थी। पिछले 15 साल से किसान की वास्तविक आमदनी हर साल घट रही है। अगर देश में जीडीपी बढ़ रहा है और देश का जो 70% व्यक्ति पसीने से जो भरा हुआ व्यक्ति है, खेत में जो काम करने वाला व्यक्ति है, उसके वास्तविक संपत्ति और वास्तविक वेतन घट रहा है, तो इस आर्थिक व्यवस्था में कोई ना कोई कमी है। मेरे सोच से हम लोगों को संख्या बल पे ध्यान ना देके गुणवत्ता पे ध्यान देना चाहिए, क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए क्वांटिटी के बजाय। हम लोगों को ये देखना चाहिए कि हम कितना खर्च कर रहे हैं स्वास्थ्य पे, कितना खर्च कर रहे हैं शिक्षा पे। मैं अमेरिका से और इंग्लैंड से तुलना नहीं करना चाहता, उनकी स्थिति अलग है, लेकिन जो ब्रिक्स के देश हैं, आप साउथ अफ्रीका ले लो, ब्राज़ील ले लो, आप क्या पाएंगे कि एक देश हर साल जीडीपी का 11% शिक्षा पे खर्च करता है और 9% स्वास्थ्य पे खर्च करता है, और हम कितना करते हैं? 1% स्वास्थ्य पे और 3% शिक्षा पे। जब आप अपने भविष्य के पीढ़ी पे खर्च नहीं करेंगे, उन पे निवेश नहीं करेंगे, उनके वृद्धि के लिए कोई आर्थिक कदम नहीं लेंगे, तो ये देश आगे बढ़ेगा कैसे? हम लोग एक अर्थव्यवस्था चाहते हैं जो दयालु हो, जो सतत, जो सस्टेनेबल हो, जिससे आने वाली पीढ़ियों को भी मदद मिले, जो व्यवस्थाएं खड़ी करें, जिन व्यवस्थाओं के ऊपर ये नौजवान पीढ़ी भरोसा कर सके। एक मजबूत प्रणाली का सृजन हो, पैदा हो,
जो सामाजिक सुरक्षा लोगों को दे। मैंने कुछ महीने पहले देखा, एक झारखंड में एक जगह है गढ़वा, वहाँ एक 80 साल की माता जिसका नाम श्यामदेई कुंवर है, ये कंबल के लिए भीख मांगने एक एसडीओ के दफ्तर पे गई और उन्होंने कहा कि मान्यवर मुझे एक कंबल दे दिया जाए। उन्होंने कहा ठीक है आप इंतज़ार करिए। पूरी रात ये इंतज़ार करती रही और सुबह ठंड के मारे उनका वहीं सड़क पे स्वर्गवास हो गया। 80 साल की माता। कुछ हफ्ते पहले उड़ीसा में एक 45 साल के व्यक्ति जो गुजर गया था, उसके परिवार ने उसका शव अस्पताल के बाहर रख दिया। जब डॉक्टर बाहर आया उसने कहा भैया ये लाश आप क्यों डाल रहे हो यहाँ पे, ये क्या बदतमीजी है। उसने कहा भाई साहब उनके अंतिम संस्कार के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। उन्होंने कहा आप कौन हो? कहा मैं इनका बेटा हूँ। ये स्थिति। भारत का संविधान जिस सोच के मुताबिक बना था, क्या आज हम ईमानदारी से कह सकते हैं कि उसका क्रियान्वयन उसी रूप में हुआ? भारत का संविधान कहता है कि हमने सबको बराबरी का अधिकार दिया है, पर सच्चाई की बात यह है कि एक 80 साल की माता अगर अपनी बुनियादी गरिमा बचाने के लिए भीख मांगने पर निर्भर होती है एक कंबल के लिए, तो क्या हमने सबके मान सम्मान का ध्यान रखा है? हम लोगों को इसी इंदौर से एक बहुत बड़ी सीख मिली। सेवा और यूनिसेफ ने इंदौर के 12 गांव को गोद लिया और उन्होंने कहा कि हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम पे एक उपयोग करना चाहते हैं। यूनिवर्सल बेसिक इनकम मतलब सबको कैश ट्रांसफ़र के माध्यम से एक बुनियादी आय देना, बिना किसी शर्त के। उनको ये ना बताना कि आप इस पे खर्च करिए उस पे खर्च करिए, सबको इतना पैसा हर महीने पहुंचेगा। और उन्होंने 12 गांव लिए, 12 गांव में लगभग 16,000 आदमी को लिया और उन्होंने सबको 1.5 साल के लिए हर माता या पिता या 25 साल के ऊपर के व्यक्ति को 400 रुपये महीने दिए हर व्यक्ति को, और जो छोटे बच्चे थे उनके लिए 200 रुपये महीने दिए हर परिवार को, हर व्यक्ति को। ये इंदौर में हुआ। इसका असर क्या पड़ा? आज तक हम लोग ये पढ़ते आए हैं कि भाई अगर गरीबों को सरकार सीधे पैसा देगी तो अनायास खर्च में, शराब में, जुए में, तंबाकू में खर्च करेंगे, लेकिन ये गलत है, ये झूठ है। क्या हुआ इन गांव में, मैं आपको आंकड़े बताना चाहता हूं। आम राय के विपरीत एक व्यापक परिवर्तन हुआ। ज्यादातर लोगों ने पैसा अपने घरों को पक्के करने में खर्च किया। 70% लोगों ने। थोड़ी बहुत संपत्ति अपने लिए तैयार की। 3% लोगों के पास उन गांव में, क्योंकि ज़्यादातर आदिवासी बाहुल्य गांव थे, 3% लोगों के पास मोबाइल थे। इन 1.5 साल में 55% लोगों के पास मोबाइल आए, 3% से लेकर 9% लोगों के पास अपने घर में एक बिस्तर था। इतनी गरीबी थी। 47% तक आ गया। लेकिन सबसे बड़ा आंकड़ा पोषण के ऊपर देखने का है। हर परिवार हर महीने आधा किलो सब्जी खाता था, आधा किलो। इस 1.5 साल के यूनिवर्सल बेसिक इनकम मतलब बुनियादी आय देने के बाद वो 7 किलो सब्जी हर महीने खाने लगा। हर परिवार
0.3% दाल हर महीने खाता था। इसके बाद हर परिवार 3.5 किलो दाल खाने लगा। कुपोषण कम हुआ और सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा हुआ तो गरीब वर्गों को हुआ, महिलाओं को हुआ, माताओं को हुआ। सामाजिक योजनाएं उत्पादकता और आलस बढ़ाते नहीं हैं, कम करते हैं आलस को, उत्पादकता बढ़ाते हैं। समय आ गया है कि हमारे देश में हम लोगों को एक बुनियादी आय देने की बात हमको सोचनी चाहिए, खास करके वो लोग जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। इतने बड़े देश में 5,000 बच्चे रोज बिना स्वास्थ्य केंद्र के वजह से मर जाएं, या 14% आज भी महिलाएं कुपोषण का शिकार हों, ये बड़ी शर्म की बात है। अगर बुनियादी आय हम लाएं तो आज जो बड़े बड़े सरकारी योजनाएं कुछ अधिकारियों के ऊपर विवेकाधीन है, ये बात मिट जाएगी। और जो संपत्ति नष्ट हो रही है, देखिए आज सामाजिक योजनाएं प्रभावहीन है। पीडीएस की स्कीम आप देखिए, अगर पीडीएस में 1 रुपये खर्च होता है तो 4 रुपये उसके संचालन में, उसके प्रशासन में खर्च होते हैं। और 800 मिलियन टन अन्न का 800 मिलियन टन हर साल सरकारी गोदाम में नष्ट होता है। अगर 800 मिलियन टन को आप एक के ऊपर एक डाल दें तो हम चंद्रमा भी पार कर जाएंगे, इतना है। और ये हर साल नष्ट हो रहा है। देती हैं, वो किसान आत्महत्या कर रहा है क्योंकि वो कर्ज मिटा नहीं पा रहा, लेकिन इनको सरकारी प्रोत्साहन मिल रहा है वो सामान देने के लिए। क्या ये उल्टा नहीं होना चाहिए? सच्चाई की बात ये है कि ये बड़े शर्म की बात है। पिछले साल हैदराबाद में एक दलित पीएचडी स्कॉलर रोहित वेमुला ने अपनी जान ले ली। और जब मैंने उनकी चिट्ठी पढ़ी, मेरे को बिल्कुल रोना आ गया। रोहित वेमुला की चिट्ठी में उसने ये कहा कि मैं अपने जान इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैंने इस रूप में जन्म लेने का पाप किया है। और मेरे को इस लाइन पढ़ के मुझे लगा कि किसी ने मेरे हृदय पे एक पत्थर डाल दिया। उसने कहा इस रूप में जन्म लेने का पाप मैंने किया है, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। भाइयों, पिछले महीने मैंने टीकमगढ़ मध्य प्रदेश का एक उदाहरण देखा। एक खानसामे को रखा गया एक स्कूल में जो मिड डे मील स्कीम होती है, और क्योंकि वो गरीब समाज से आते थे, 70% बच्चों ने कहा कि हम खाना नहीं खाएंगे। वो 1 हफ्ते भूखे रहे सारे बच्चे, लेकिन उन्होंने गरीब समाज के व्यक्ति का हाथ से बनाया हुआ खाना खाने से मना कर दिया। क्या सिखा रहे हैं हम अपने बच्चों को? किस तरफ दुनिया, ये देश आगे बढ़ रहा है? मैंने ये देखा कि हमारा संविधान जाति मजहब के हिसाब से भेदभाव नहीं करता, लेकिन वास्तविकता क्या है? 37% जो अनुसूचित जात के लोग हैं वो गरीबी रेखा से नीचे हैं। 8% जो अनुसूचित जात के बच्चे हैं वो गरीबी के कारण अपने पहले जन्मदिन से पहले ऊपर वाले को प्यारे हो जाएंगे। आप अक़लियत का क्या देखें, जहाँ देश में 17-18% अक़लियत है, केवल 4% जनसंख्या है जो उच्च शिक्षा में भाग ले पाती है।
महिलाओं का हाल और भी ठीक नहीं। हम लोगों को इन चीज़ों को ठीक करना है। मैंने एक चीज़ देखी, मैं बहुत घूमा इस देश, मैंने देखा बहुत सारे ऐसे देश के लोग हैं जिनको लगता है कि हमारे पास कोई आवाज़ ही नहीं है देश में। मैंने छत्तीसगढ़ में एक उदाहरण देखा। एक शुभ्रांशु चौधरी था जो अमेरिका में काम करता था, वो वापस आके अपने गांव में काम करने लगा। उसने लोगों की स्थिति को देखा, उसको बहुत अजीब लगा। उसके इलाके में गोंड लोग ज़्यादा हैं, गोंडी भाषा बोलते थे, और ना उस भाषा का कोई अखबार है, ना रेडियो है, ना टीवी है, ना कुछ है। तो लोगों की बात ना अधिकारियों तक पहुंच पाती थी, ना आम जनमानस पे पहुंच पाती थी, ना उनके किसी समस्या का हल हो पाता था। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग नक्सलवाद की तरफ बढ़ रहे हैं, लोग हथियार उठा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है जब हमारी कोई वक़्त ही नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है, कोई हिस्सा नहीं है, तो फिर हम क्या करें। शुभ्रांशु चौधरी ने एक वॉइस पोर्टल बनाया जो मुफ्त था, मतलब उसका नाम था CG नेट स्वरा, और उसने वो बहुत सरल है, मैंने भी ट्राई करके देखा है कि बस आप फ्री कॉल कर लीजिए और गोंडी भाषा में अपनी समस्या बता दीजिए। उसने 2 लोग बिठाए रखे हैं, वो 2 लोग रोज़ DM से बात करते हैं, SO से बात करते हैं, CO से बात करते हैं, SP से बात करते हैं, और वो हर किसी की समस्या बताते हैं। दुख की बात भी नहीं होती, कभी कभी खुशियाँ होती हैं कि इस गांव में ये त्यौहार हो रहा है, इस गांव में ये आदिवासी त्यौहार हो रहा है, इस गांव में एक बहुत बड़ी खुशी मनाई गई, एक बच्ची को 90% मार्क्स मिले, ये है वो है। पहले कोई नहीं पूछता था, ना गम में ना खुशी में, लेकिन एक आदमी के प्रयास से लाखों लोगों में आज ये स्थिति है कि लोगों को लगता है कि हमारी एक आवाज़ है। मैंने ये उदाहरण इसलिए आपको दिया, समय आ गया है कि आप नागरिक क्रांति इस देश में लाएं। देखिए, नेता क्रांति लाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है, अधिकारी क्रांति लाएगा इसका और भी कम भरोसा है। अगर क्रांति कोई लाएगा तो इस समाज का आम जनमानस लाएगा। आज आप देखिए, जितने बड़े स्कैम पिछले 20 साल में निकाले गए, वो कैसे निकाले गए? वो पत्रकारों के माध्यम से निकाले गए, वो मीडिया के माध्यम से निकाले गए, वो RTI और PIL के माध्यम से निकाले गए। मैं यहाँ आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, कितने लोगों ने यहाँ पे कभी RTI डाला है? शायद 5 लोगों ने, 10 लोगों ने। कितने लोगों ने PIL कभी डाला है? उससे भी थोड़े से कम। देखिए, हमारे देश में 1% लोग भी RTI नहीं डालते। और RTI और PIL क्या है? ये आपके हाथ में एक हथियार है। जिस दिन भी आप चाहो, आप मेरे जैसे व्यक्ति, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक जनाग्रह नाम की संस्था है, बहुत अच्छा काम कर रही है। उसने एक प्रोजेक्ट किया, उसने कहा भी देखते हैं कि RTI की ताकत क्या है। उसने 4 हिस्सों में लोगों को बांटा, देखे कौन किसको सबसे पहले राशन कार्ड मिलता है। एक को इन्होंने कहा आप रिश्वत दे दो अधिकारी को, एक को इन्होंने कहा आप RTI फाइल कर दो, एक को कहा कि आप किसी NGO की या नेता की चिट्ठी ले आओ, और चौथा को कहा कि आप कुछ मत करो। जो NGO या नेता की चिट्ठी लाया और जिसने कुछ नहीं किया उसको 11 महीने से राशन कार्ड नहीं मिला, और जिसने RTI फाइल की और रिश्वत दी उसको 15 दिन में मिल गया। ये RTI की ताकत है। आज आप अपने सांसद, अपने विधायक, अपने मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री
से अधिकार रखते हो पूछने की कि ये जो पैसा खर्च हुआ है इस रोड पे, इस सामाजिक योजना पे, इस सरकारी पहल पे, तो ये कितना पैसा खर्च हुआ, किस चीज के माध्यम से खर्च हुआ, किस अधिकारी ने इसकी जवाबदेही ली, किस कंपनी को ये पैसा मिला, और अगर गलत हुआ तो उनको जेल जाना पड़ेगा। समय आ गया है कि हम लोग देखें कि क्या नई नई पहल हो सकती है। मैंने जो एक छोटा सा आंदोलन शुरू किया था किसानों के लिए, मैंने देखा कि हर हफ्ते किसान आत्महत्या कर रहा है। मैं लोगों के पास गया, मैंने कहा कि देखो, वेतन तो मैं दे ही रहा हूँ, मैं अतिरिक्त भी अपना धन दूंगा, पर आप भी कुछ करिए। मैं आपको पारदर्शिता से बताऊंगा कि ये किसान क्यों कर्ज में है, कैसे अगर आप मदद करोगे तो आगे कर्ज में नहीं रहेगा, ये कारण है, ये उसका फ़ोन नंबर है, ये उसका पता है, ये उसके बैलेंस शीट है बैंक की, आप देख लीजिए। मैंने सोचा कि शायद कोई मदद नहीं करेगा। 1.25 साल में हम लोगों ने आम जनमानस से, उन्हीं जनपद के लोगों से 19 करोड़ रुपए इकट्ठे किए और 4,500 किसानों को कर्ज मुक्त किया। अगले 1 साल में मेरा ये प्रयास है कि मैं गरीबों के लिए 2,500 घर बनाना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मैं जानता हूँ कि 2,500 घर बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं जानता हूँ कि लाखों लाखों लोग हैं हमारे देश में जो कभी पक्के मकान में नहीं रहे। एक छोटी सी शुरुआत है, लेकिन अगर हर व्यक्ति सकारात्मक सोचे और थोड़ा बहुत पहल करे, तो मैं देख रहा हूँ कि इस देश के लोगों का हृदय भी बहुत बड़ा है और इस देश के लोगों में वो कसक है कि कुछ भी बड़ा करें, हम आपका साथ देंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान तैयार करने का काम किया, उन्होंने कहा कि हम केवल एक राजनीतिक लोकतंत्र नहीं चाहते, हम एक सामाजिक लोकतंत्र चाहते हैं। हम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी केवल नहीं चाहते, हम सोशल डेमोक्रेसी चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि सामाजिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र अधूरा है। आज हम देख रहे हैं कि ये बातें कितनी समय से आगे थी। देश को 3 चीज़ों की आवश्यकता है: हर तरीके की स्वतंत्रता की, हर तरीके की समानता की, और हर तरीके के भाईचारे की, जिसको अंग्रेजी में आप कह सकते हैं लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा,